अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे, हमेशा शाद आबाद रखे। अल्लाह ताला आप लोगों के तमाम दिली जायज़ मकासद को पूरा करे और आपको हर तकलीफ़ और हर गम से हमेशा दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए आ जाते हैं अपनी कहानी की तरफ, पर उससे पहले सब्सक्राइब नए लोगों को और जो पुराने हैं उनको भी, कि जिन लोगों ने नहीं किया है, और लाइक करें सब, और कमेंट्स लिखें, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है तवायफ। राइटर हैं डॉक्टर शेरशाह सैयद, जिनकी मैंने एक कहानी पहले भी अपलोड की हुई है। वो मुझे बैंकॉक में मिली थी। मैं होटल से बाहर निकला ही था कि टैक्सी ड्राइवर ने मुझे घेर लिया। लड़की चाहिए? बोलो जी। पाकिस्तानी, मुसलमान, मुस्लिम लड़की अवेलेबल, ऑल क्लीन, ऑल नेशनल मेडिकल सर्टिफिकेट, बॉडी मसाज के साथ, वगैरह वगैरह। न जाने वो लोग क्या क्या बोलते रहे थे। तेज तेज कदमों से चलते हुए मैंने उन्हें पीछे छोड़ा। मैं अय्याशी ही करने आया था, मगर इस वक्त अय्याशी का मूड नहीं था। अभी तो पाकिस्तान से मज़ीद मेहमानों का आना बाकी था, जिनके लिए पूरे हफ्ते का अय्याशी का प्रोग्राम मुझे ही तरतीब देना था। मैं एक बिजनेसमैन था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हर जगह मेरा बिजनेस फैला हुआ था। हर किस्म के बिजनेस में मेरा अमल दखल भी था। कभी इम्पोर्टेड, कभी एक्सपोर्ट, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर। चीनी शक्कर के धंधे में भी, लोहे के कारोबार में भी। दवाएं मंगवानी है, 4 पैसे का फ़ायदा है तो खिदमत के लिए हाजिर है। रुई भिजवानी है तो भिजवा दूंगा। तोप मंगवाना है तो मंगवा दूंगा। गाड़ियों के लाइसेंस अटक गए हैं, निकल जाएंगे। बिल्डिंग गिरानी है, गिर जाएगी। 4 मंजिल के बजाय 14 मंजिल बनवाना है, बन जाएगा। हर काम में मेरा हाथ था। आजकल बिजनेस एक चीज़ का नहीं होता। वो ज़माना चला गया जब कारोबारी लोग सिर्फ एक ही कारोबार किया करते थे। अब तो उसूल ये है कि कोई उसूल ही नहीं है। आगे बढ़ना है, वक्त से पहले टारगेट पूरा करना है, बस अब यही उसूल है। यही मैं भी कर रहा था, और बड़ी बरकत थी मेरे कारोबार में। एक मेरे बाप का कारोबार था। सारी ज़िंदगी मार्केट के एक छोटी सी दुकान में चाय बेचता रहा और नमाज़ें पढ़ता रहा। सारी ज़िंदगी जितने पैसे उसने बनाए, उससे ज़्यादा हिसाब तो मैंने एक ही झटके में स्टील मिल की एक डील में कर लिया था। बेल्जियम से थर्मो रेजिस्टेंट वॉशर चाहिए था। एक तगड़ी पार्टी ने मुझसे बात की कि इन्हें भी आगे स्टील को सप्लाई करना है। मैंने कहा, बाबा, जमहूरी हुकूमत है, किसी वजीर वगैरह से बात करता हूँ, काम हो जाएगा। काम हो गया था। स्टील मिल वालों ने जो 8 वॉशर 800 रुपये में बिक रहा था, वही वॉशर 4100 का खरीदा। बस मेरा ये हुनर था। बेल्जियम वालों के 10,000 वॉशर बिक गए। पार्टी को असल से भी बड़ा मुनाफा हो गया। मुझे पूरा कमीशन मिला। मैंने काम करने वालों को भी बहुत अच्छी खासी रकम दी थी। काम हो तो ऐसा हो। मेरे काम करने के उसूल बहुत सादा थे। मेरे बाप की नज़र में ये बिजनेस नहीं था, चोरी थी। अब इन्हें कौन समझाए कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। मैं टिक्का टिके के बिजनेस करने में टाइम नहीं गुजार सकता। बाबा, पैसा बनाओ, जितनी जल्दी हो, जितना ज़्यादा हो, बस उतना ही अच्छा है, जितना ज़्यादा कमा लिया जाए। जायज़ मुनाफा, ईमानदारी का काम सिर्फ किताबों की बातें हैं, पुराने ज़माने की बातें हैं। अब ज़माना नया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल से डॉलर रोशनी से सफ़र करता हुआ बहुत तेज़ी से यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। वक्त बदल गया है, हालात बदल गए हैं, अपन को भी बदलना होगा। मेरे बाप को खोखों का शौक़ है। कहता है, पुरानी बिल्डिंगें कोई हेरिटेज मेरिटेज होती है। मैंने कराची में एक डील में बड़ा रुपया बनाया। एक बड़ा बिल्डर है, बहुत बड़ा, उससे करोड़ों रुपए की डील की। काम भी कोई बड़ा नहीं था। कराची की कुछ पुरानी बिल्डिंगें थी, कुछ कंटोनमेंट बोर्ड के तहत, कुछ सिंध गवर्नमेंट के तहत, और उनको कमर्शियल बनाना था। बस सिर्फ यही काम था। मैंने कहा, अभी कराची में ऑफिसों के चक्कर लगाने का नहीं है, सीधा इस्लामाबाद में ख़ास आदमी को डॉलरों से भरा हुआ थैला देना है। फिर सब कुछ हफ्ते भर में हो गया। जब करोड़ों का बिजनेस हो तो कौन फिक्र करता है। वो तो हुकूमत ही चली गई। अपने पास तो एक प्लान और था। जन्नह की कब्र के चारों तरफ बड़ा बड़ा प्लाजा, बिल्कुल कब्र के स्टाइल में। ऊपर से कोई देखे तो जैसे लगे बहुत सारे गोले एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, और साइड में बाबे की कब्र भी। क्या नक्शा बनाया था दादा भाई ने, मगर ये बदकिस्मती से हुकूमत ही चली गई। लेकिन खैर, हुकूमत के जाने से पहले मैंने एक और बड़ी डील की थी। यूरोप और अमेरिका से कुछ पुरानी MIR की मशीनें आनी थी। 6 करोड़ 7 करोड़ की कीमत की थी, नई मिल गई थी।
इस दफ़ा मुझे ज़रा कम पैसे मिले थे क्योंकि वज़ीर सेहत ने मेरे कमीशन में से थोड़ा अपना भी इलेक्शन फंड निकाल लिया था। बाबा काम तो चलाना है, धंधे में रहना है तो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। यही बात, बड़ी कोशिश की थी मैंने अपने बाप को भी समझाने की, मगर नहीं समझा। बहुत ईमानदारी से काम करते हुए बहुत खामोशी से ईमानदारी की मौत मर गया। मरने के टाइम पे बहुत दुख हुआ, बाद में भी बहुत याद आई। मैंने तमाम लफड़ों में बहुत कमाया, कैसे अपने दिन काले किए और रातों को जागता रहा, हर एक की कीमत लगाई। किसी के पैसे लंदन भिजवाए, किसी के लिए मकान खरीदा, किसी की बेटी के नाम पर प्लॉट लिखवाए। एक तो जुम्मा के नमाज के बाद लिफाफा मस्जिद में पहुंचाए। दुनिया ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलेगी। लोग कहते हैं मेरा बाप मेरा गम खाकर मर गया। अभी इसका कोई जवाब दे मेरे को। अपन का गम अपन को नहीं खाता, मेरे बाप को खा गया। भाई मौत का वक्त आ गया था, मर गया। मगर उसके बावजूद कैसा भी था, अपन का बाप तो था। बड़े अच्छे दिन गुजरे उसके साथ। जब मैं छोटा था दिन वैसे ही रहते थे तो अच्छा होता, मगर दिन बदल गए, दोस्त बदल गए, अपन बदल गए, पर बाप नहीं बदला। इसी वजह से कभी कभी याद आता है। इस लफड़े के बाद मैंने बैंकॉक में ये पार्टी रखी थी। एक एक करके सब जमा हो रहे थे। हम 3 के अलावा सब सरकारी थे। सबके एनओसी बने गए और सबके टिकट खरीदे गए और सब बैंकॉक पहुंच गए। 5 स्टार होटल में रिहाइश का इंतज़ाम था। हर रोज़ रोज़ ईद था और शब बारात। मैंने जो होटल चुना था उसका भी जवाब नहीं था। दरिया के किनारे नया होटल बना हुआ है। ऐसा होटल मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। बैंकॉक का मज़ा भी क्या मज़ा है। एक रात हम लोगों ने एक बड़ी गाड़ी पकड़ी और तफरी पर निकले। बहुत दूर एक जगह पहुंचे जहां बंगलों की कतारें लगी हुई थी। इन बंगलों के बड़े बड़े गेट खुले हुए थे। गाड़ियां अंदर जाती हैं। साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस मैनेजर नुमा लोग आपको खुश आमदीद कहते हैं। खूबसूरत दरवाजे से गुजरते हुए मुख्तलिफ कमरों में ले जाया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कम से कम में कपड़ों में मलबूस कम उम्र लड़कियां चली आती हैं। जिस्म और जान के हर इशारे से कहती हैं कि इन्हें चुन लिया जाए। उस रात 3 बजे तक हम लोग तकरीबन 10 घरों में गए। ये भी एक तरह का थ्रिल था। और जब रात टूटने वाली थी तो हमने एक एक लड़की मुंतखब कर ली। 24 घंटों के लिए ये लड़कियां ज़रूर महंगी होंगी, मगर हमें ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि ये रकम किसी और ने दी थी। कुछ दिफाई मुआहदे के सौदे में से, किसी रोड की तामीर के अकाउंट में से, किसी अस्पताल की खरीदारी के लिए दिए गए कमीशन में से। वो दिन वो रात गजब के थे। हम लोगों ने बेतहाशा डॉलर खर्च किए और बैंकॉक ने भी हमसे पूरा इंसाफ किया। इतना सस्ता शहर, इतने सस्ते होटल, इतनी सस्ती शराब, इतनी सस्ती औरत किसी और शहर में नहीं मिलेगी। हमें मज़ा आ गया। वो मुझे पेंटपोंग में मिली थी। पेंटपोंग का इलाका भी क्या इलाका है। दुनिया भर की चीज़ें खरीदारी के लिए मुहैया हैं और साथ में एक कतार में क्लब है जहां दिन रात 24 घंटे उरिया औरतों का डांस होता रहता है। बस डॉलर चाहिए, जो आज के ज़माने में सबसे बड़ा भगवान है। वो बैंकॉक की लड़की के मुकाबले में थोड़ा लंबी थी और नाक नक्शे से भी थोड़ी जुदा थी। हमारे वापस आने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे और उसी शाम वो मुझे मिल गई थी। मैंने वक्त ज़ाय किए बगैर फ़ौरन ही उससे सौदा कर लिया और उसे लेकर होटल चला आया। मैंने फैसला कर लिया कि अब 2 दिन मुझे इसी के साथ गुजारना है। तवायफों से मोहब्बत नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं हुई थी, मगर उससे एक उनसियत सी ज़रूर हो गई थी। मैंने सोचा कि अब अगर बैंकॉक आना होगा तो इसी के लिए आना होगा। वो थी ही ऐसी खूबसूरत, एक तो खूबसूरत, पुरकशिश, ऊपर से इस तरह मिली जैसे सदियों की शनासाई हो। ये भी एक अदा थी उसकी। मैं बुरी तरह मर मिटा था उस पर, यह सोचे समझे बगैर कि वो भी बैंकॉक की तवाइफ है, धंधा करने वाली है और एक प्रोफेशनल औरत है। वापस आने की शाम उसे मैंने भरपूर तरीके से गले लगाया और बोझल दिल के साथ उसे छोड़कर आ गया। जहाज़ पे कई दफ़ा ये ख्याल आया कि वो किसी और के साथ होगी, मगर मैंने दिल को बहला लिया। यही दुनिया का निज़ाम है, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ। पाकिस्तान का निज़ाम वैसा ही चल रहा था, मगर यकायक हुकूमत बदल गई और नई हुकूमत ने मुझे तलाश करना शुरू कर दिया। हुकूमत के ही लोगों ने मुझे समझाया कि मुझे फ़रार हो जाना चाहिए। अभी तो पकड़ धकड़ हो रही है, झटके में पकड़ा जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। अपन को भी जेल में रहने का कोई शौक नहीं, अपन को खुली हवा में रहना है। मैंने देर नहीं की और पकड़े जाने से पहले ही बैंकॉक चला आया।
जाता तो कहीं भी जा सकता था, मगर बैंकॉक मेरे दिल से नहीं निकला था। हुकूमत मुझे वहाँ तलाश कर रही थी और मैं आराम से निकल गया। मेरे जैसे बहुत से लोग निकल गए थे। हुकूमतें आती हैं, फिर कीमत लगने में देर लगती है। अच्छा तरीका यह है कि पहले ही फूट लो। जब सब ठीक हो जाए तो वापस आने में कितनी देर लगती है। पाकिस्तान में भी यही होता है। थोड़ा सा ब्रेक मिलता है रोज रोज के काम से बचने का, फिर हुकूमत से बातचीत होती है, कुछ देना होता है, कुछ वादे करने होते हैं, फिर सब कुछ हो जाता है। बैंकॉक जाते ही मैंने एक अपार्टमेंट बकलमपो के इलाके में ले लिया। ये इलाका शहर में ही है। दुनिया भर की दुकानें, मसाज करने के सेंटर, बड़े छोटे होटल्स, बिजनेस और हर कौम का आदमी यहाँ मिल जाता है। यूरोप और अमेरिका के वो लोग जो अपने मुल्कों में चाइल्ड लेबर के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, उनके ही मुल्क के लोगों के लिए ये चाइल्ड तवायफों का बड़ा मुनज़्ज़म इंतज़ाम है। 1 घंटे से लेकर हफ्तों महीनों तक के लिए भी लड़कियों का बंदोबस्त हो सकता है। बीच में बदली भी जा सकती है। ये भी एक तरह की सनत बन चुकी है। मैंने एक अच्छा अपार्टमेंट ले लिया। मुझे पता था कि अभी और भी मेहमान पाकिस्तान से आएंगे। कुछ ऐसे मेहमान जो मुस्तकबिल में सफ़ीर, वज़ीर और मुशीर भी बनेंगे। कुछ ऐसे सेक्रेटरी जो बाद में चेयरमैन और डायरेक्टर भी बनेंगे। अपना काम ही ऐसा है कि हर बात का ख्याल रखना पड़ता है। उम्रे के शौकीन के लिए जद्दे का टिकट, शॉपिंग करने वालों के लिए सिंगापुर का टिकट, जिसने जो शौक बोला उसके मुताबिक उसकी खिदमत। मैं नए दौर में हूँ, नया व्यापारी हूँ। मैंने उसे भी फ़ोन नहीं किया, बल्कि पेंट पोंग पहुंच गया और उसके नाइट क्लब में चला गया, जहां वो मुझे पहली दफ़ा मिली थी। मैंने सोचा था कि अचानक उससे मिलकर उसे हैरान कर दूंगा, मगर वो वहां नहीं थी। क्लब के मैनेजर ने बताया कि वो ड्यूटी पर है। ये सुनकर मुझे अच्छा तो नहीं लगा। वो किसी अमरीकी के साथ होगी या कोई शेख उसे लेकर घूम रहा होगा। मैंने मैनेजर से कहा, मुझे मारिया चाहिए, चाहे जितने भी डॉलर्स लगे। मैं काफ़ी कुछ खर्च करने को तैयार हूँ, मगर बिजनेस के भी कुछ उसूल होते हैं मिस्टर। अगर वो किसी के साथ है तो वो उसके साथ है। एक एग्रीमेंट है जिसके मुताबिक चलते हैं हम लोग। काम गलत है, मगर काम में ईमानदारी होना चाहिए। उसका तो मैं भी कायल था। आप अपना नंबर बता दें, हम खुद ही आपको फ़ोन कर देंगे। और जब तक कि वो नहीं मिलती, आप और हसीनाएं हैं यहाँ पर। मारिया नहीं तो मैरी ही मिल जाएगी। आप हुक्म तो करें। औरत नहीं बियर हो गई। मेरा कुछ दिल नहीं चाहा। मैं तो उसके बारे में ही सोचता हुआ आया था। कुछ दिल सा खराब सा हो गया था। मैंने वहां बैठकर जॉनी वॉकर की आधी बोतल खाली की और लुढ़कता हुआ टैक्सी में बैठा और ऊँघता हुआ अपने अपार्टमेंट में आकर सो गया। दूसरे दिन शाम को उसका फ़ोन आया। वही थी, उसकी आवाज़ में वही, फ़ौरन ही पहचान लिया था मैंने। वो फारिग थी, या शायद मेरे लिए फारिग करा दी गई थी। बाद में उसने बताया कि जब उससे मेरे बारे में पता चला तो वो एक डिच कारोबारी आदमी के साथ हफ्ते भर की ड्यूटी पर गई हुई थी, मगर उसी दिन यकायक उस डिच को ज़रूरी मीटिंग के लिए कॉम्बोड जाना पड़ गया। तो वो उसे लेकर भी जाना चाह रहा था, मगर जैसे ही उसे पता चला कि मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, तो उसने उसे बहाना कर लिया कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है। फिर वो खूब हंसी थी, वही हंसी जिसका मैं पिछली मुलाकात में ही असीर हो गया था। थाई जुबान के अलावा उसमें कुछ भी थाई नहीं था। मैंने उसे रख लिया। उस रात हम लोगों ने मशहूर ओरिएंटल होटल में खाना खाया। ऐसा रेस्टोरेंट मैंने पहली बार देखा था। जिंदा मछली, जिंदा मुर्गी से लेके हर तरह की जिंदा और ताज़ा चीज़ें, ताज़ा सब्जियां, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ। वहीं पर ख़रीदें, जैसे आपको चाहे वैसे पकाकर वो लोग पेश कर देते हैं। हर बात निराली थी उस रात की। माहौल रोमानी था और धीमी धीमी रोशनी में वो थाई कपड़े पहने हुए किसी हूर की तरह मेरे साथ थी। दिल में आया कि काश ये मेरी ही बन जाती, मेरे ही साथ रहती, कभी उसका साथ मुझसे न छूटता। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए। मैं उसके साथ घूमता फिरता रहा। बैंकॉक के शहर शहर, समंदर समंदर, दरिया दरिया, जंगल जंगल। वो तवायफ तो थी, मगर बहुत अच्छी तवायफ थी। वो भी बहुत अच्छी थी और उसके अंदर भी सब कुछ बहुत अच्छा था। उसके बिकने का भी एक अंदाज था। मैं उसे मोहब्बत तो नहीं कहूँगा, मगर मैं उससे चाहने ज़रूर लगा था। लेकिन ये तो नहीं सोचा था कि ज़िंदगी भर का साथ होगा, मगर बैंकॉक का साथ तो उसी का था। डॉलरों की कमी नहीं थी। बीच में एक और भी लोग पाकिस्तान से आए थे। हर एक किसी न किसी वजह से यहाँ पर भाग कर आया था या भगवा दिया गया था। जो भी मेरे पास आया उसका ख्याल किया था मैंने।
اوپر والے نے بڑی برکت دی تھی اس قسم کی کمائی میں، ڈالرز ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، اس کا بھی میں نے معقول انتظام کرایا تھا۔ آہستہ آہستہ پاکستان میں حالات صحیح ہونے لگے، نئی حکومت نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی تھی، پرانے سیاستداں یا تو ملک سے باہر تھے یا پھر حکومت کے ساتھ مل گئے تھے۔ اب مجھے پتا تھا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب حکومت کو ہمارے جیسے بیچ کے لوگوں کی ضرورت ہوگی۔ کام تو کرنا تھا، 50 سالوں سے یہی ہو رہا تھا۔ مجھے تھوڑا دکھ بھی ہوا کہ اب بینکاک کو چھوڑنا ہوگا۔ میں نے سوچا تھا کہ بینکاک میں بھی ایک مستقل آفس بنا لوں۔ ماریا سمجھدار ہے، یہاں کا کام سنبھال لے گی، اس کو اس کے پیسے بھی ملتے رہیں گے اور میں مستقل عیاشی کا کاروبار بھی چلاتا رہوں گا۔ اپن کا یہ اسٹائل ہے، ہمیشہ ہی نئے کام کرنے کا، نئے طریقے سے، جدھر کچھ ہزاروں کا آسرا ہو تو فوراً ہاتھ ڈال دو۔ اوپر والے کی مہربانی سے کبھی نقصان نہیں ہوا۔ ایک کا دو بنا، دو کا ہزار، اپنے بزنس میں یہی خاص بات تھی۔ ایک دن اسے میں نے بتایا کہ میں اب چلا جاؤں گا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یہاں کے اپارٹمنٹ میں رہے، میرا مستقل تعلق رہے گا، وہ میری ہی رہے گی، مگر اس کا کام پاکستان سے آنے والے مہمانوں کی دلداری کا انتظام کرنا ہوگا۔ اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ مجھے بھی پتا تھا کہ اب نئی حکومت کے نئے لوگ ہوں گے، نئے سیاستدان، نئے افسر، نئے ٹھیکے، نئے چکر، اور ان سب چکروں میں باہر کی عیاشی کرانے والا ہمیشہ ہی جیت جاتا ہے۔ میں نے مستقبل کا انتظام کر لیا تھا اور مستقل بنیادوں پر کر لیا تھا۔ پاکستان واپس آنے سے پہلے ایک شام ہم دونوں ایک ریسٹورنٹ میں جا رہے تھے کہ اس نے بتایا کہ اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ میں انتظار کروں، وہ مل کر آتی ہے۔ میں نے کہا ہم ساتھ ہی چلتے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھا رہوں گا۔ میں اس سے زیادہ دیر کے لیے نہیں جانے دینا چاہ رہا تھا، نہ ہی میں یہ چاہتا تھا کہ اب جانے سے قبل اسے علیحدہ رہوں۔ انسانی تعلقات کا بھی عجیب ہی حساب ہوتا ہے، خاص طور پر عورت اور مرد کے تعلق تو سمجھ سے ہی باہر ہیں۔ تمام چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ وہ بینکاک کے ہی ایک علاقے میں رہتی تھی، خوبصورت سا مکان تھا۔ میں گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، وہ اندر چلی گئی۔ میں سوچتا رہا کہ اب کیا کرنا ہے، واپس آ کر کون سے کاموں میں کب ہاتھ ڈالنا ہے۔ نئی حکومت کے لوگوں نے نئے نئے پروجیکٹ سوچ لیے تھے، ہر پروجیکٹ میں مجھے ڈالرز نظر آ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ نظام نہیں بدلا، لوگ بدل جاتے ہیں، نام بدل جاتے ہیں، کام تو وہی ہوتا ہے جو شروع سے ہو رہا ہے۔ شاید یہی ہوتا رہے گا، جو ملک میں چلنے کے قابل نہیں ہے وہ ملک چھوڑ جائیں گے، یہ بھی اچھا ہی ہے۔ یکایک میں اپنے خیالوں سے چونک گیا جب مجھے اس کی آواز آئی، خدا حافظ۔ میں نے دیکھا وہ گھر کے باہر دروازے پر اپنی ہی جیسی شکل والی عورت جس کے گود میں ایک چھوٹی سی بچی تھی سے گلے مل کر سیڑھی اتر رہی تھی۔ پرسوں آ جاؤں گی، اس نے بچی کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ تم اردو جانتی ہو؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی، اس نے مسکراتے ہوئے میرے گالوں کو بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ اس پیشے میں کسی قسم کی نسل پرستی، لسانی جانبداری نہیں ہے، مذہبی تعصب نہیں ہے۔ طوائف تو طوائف ہی ہوتی ہے اور گاہک بھی بس گاہک ہی ہوتا ہے۔ طوائف کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور گاہک کو وقت کا مناسب استعمال۔ دونوں اپنا مذہب، رنگ، زبان، نسل، سیاست گھر چھوڑ کر آتے ہیں۔ میں خاموش سا ہو گیا۔ مجھے خیال نہیں تھا کہ ایک طوائف مجھے فلسفہ بھی پڑھائے گی۔ مجھے تھوڑی سی بے چینی سی ہوئی۔ میں نے رک کر پوچھا، مگر تم نے اردو کہاں سے سیکھی؟ گاہکوں سے؟ نہیں، اپنی ماں سے۔ اور اب اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تمہارے لوگ جو پاکستان سے آئیں گے ان سے اگر چاہوں گی تو اردو میں بھی بات کر لوں گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھی سروس دوں گی، زوردار، خوب مزہ آئے گا۔ وہ زور سے ہنسی۔ رات کی ٹریفک میں اس کے چہرے پر پڑنے والی مختلف رنگوں کی روشنی نے اس کے چہرے کو مزید سیکسی بنا دیا تھا۔ میں نے اس کے کاندھوں کو دھیرے دھیرے سہلاتے ہوئے پھر پوچھا، تمہاری ماں کو کس نے اردو سکھائی؟ کیا وہ بھی دھندا کرتی تھی اور پاکستانی گاہکوں سے زبان سیکھ لی تھی؟ نہیں، وہ دھندا تو نہیں کرتی تھی، پر اسے اردو پہلے سے ہی آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش بنا تو وہ 16-17 سال کی تھی، میری ہی طرح خوبصورت رہی ہوگی۔ وہ مجھے اکثر بتاتی ہے کہ اسے بنگلہ دیش کے فوجیوں نے اغوا کر لیا تھا، ماں باپ بھائی بہن کا کچھ پتہ نہ لگا، کون کہاں مرا، کون جیا، کون کہاں پہنچا۔ اسے وہ لوگ کلکتہ لے آئے تھے۔ کلکتہ میں ہی اسے 3 دفعہ مختلف لوگوں کے ہاتھوں بیچا گیا تھا۔ کلکتہ میں ہی اس سے ایک تھائی بندے نے شادی کی تھی اور اسے اپنے ساتھ بینکاک لے آیا تھا۔ جب میں پیدا ہوئی پھر وہ آدمی بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ ماں کو پھر دھندا کرنا پڑا، زندہ تو رہنا ہی پڑتا ہے، ہر کوئی تو خودکشی نہیں کر سکتا ہے نا۔ اس نے بڑی غمگین مسکراہٹ اور چمکتی ہوئی آنکھوں سے جواب دیا۔ میں پہلی دفعہ ساکت سا ہو گیا۔ اپن کو جیسے جھٹکا لگ گیا، بجلی کا جھٹکا، اوپر سے نیچے تک۔
اس کی خوشبو بھی جیسے کچھ بری سی لگنے لگی۔ اپنے ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے سے نکالتے ہوئے میں نے پوچھا، تو تمہاری ماں کا تعلق کلکتہ سے تھا؟ میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کبھی وہاں کی طوائف مجھے ملے گی۔ اپن کو پتہ نہیں کیا ہوا کہ الفاظ خود بخود اپن کے منہ سے نکل گئے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، طوائف کہیں کی بھی ہو، طوائف ہی ہوتی ہے۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشی کی اور کھلے ہوئے گریبان میں منہ ڈال کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ بس اتنی تھی کہانی۔ سنیے، آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگے گی، اور بس اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔